हाय गाइस, होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। आज इस वीडियो पे हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर 3 से। चैप्टर 3 क्या है? पेयर ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस। बहुत सिंपल सा चैप्टर है ये हमारा। इसमें हमें कुछ ग्राफ बनाना सीखना है और दो इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखना है। सिंपल सी चीज़ है। तो चलो पहला फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में दो पार्ट्स हैं। इनमें आपको क्या करना है? इक्वेशन बनानी है और इक्वेशंस बना के फिर उन्हें ग्राफिकली सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहला जो प्रॉब्लम है वो क्या है? फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशंस ग्राफिकली। सिंपल सा है, लीनियर इक्वेशन बनानी है और ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो पहला पार्ट है यहाँ, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो एक क्लास में बॉयज और गर्ल्स के बारे में हमसे बात की हुई है, तो हम मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी बी एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स बी जी। आप एक्स और वाई लेके भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। मुझे बॉयज का बी और गर्ल्स का जी वो इनिशियल्स लेके बहुत इजीली समझ में आ जाता है, तो मैंने ये ले लिया। ठीक है, अब सबसे पहले आपको बोला है देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो भाई स्टूडेंट्स या तो बॉयज होंगे या गर्ल्स होंगे, तो बॉयज और गर्ल्स का जो टोटल है वो 10 आना चाहिए। तो यहां पर हमारी पहली इक्वेशन बनेगी b प्लस जी इज इक्वल टू 10। ओके, सिंपल सा। दूसरा क्या बोला है हमसे? द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो गर्ल्स जो है ना वो बॉयज से 4 ज्यादा हैं, तो बॉयज जितने हैं उसमें अगर मैं 4 ऐड कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे? नंबर ऑफ गर्ल्स मिलेगा। तो b प्लस 4 जो है वो g के बराबर होगा। तो द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, सो g इज इक्वल टू b प्लस 4। ये हो जाती है हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को, है सिंपल सी इक्वेशन, मैं इसको सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर सकता हूं, बट क्वेश्चन में बोला है स्पेसिफिकली ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो लेट्स सॉल्व देम ग्राफिकली। ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? हमें मुझे पता है 2 वेरिएबल जो इक्वेशन होती है उसको ग्राफ में हम ड्रॉ करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए मुझे 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है। हम ज्यादा पॉइंट्स भी प्लॉट कर सकते हैं, बट 2 पॉइंट्स से भी काम हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो हम यहां पर 2 पॉइंट्स बनाते हैं। उसके लिए लेट मी राइट b क्या हो जाएगा? b इज इक्वल टू 10 माइनस जी, ऐसा लिख लेते हैं। और अब अगर मुझे b और g की 2 सेट ऑफ वैल्यूज मिल जाए तो उससे मैं ग्राफ इजीली बना सकता हूं। तो अगर मैं यहां पर g की वैल्यू 10 ले लेता हूं तो 10 माइनस 10 b कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और वहीं g की वैल्यू अगर मैं 0 लेता हूं तो 10 माइनस 0 तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 आ जाएगी। तो ये 2 सेट ऑफ वैल्यूज मुझे मिल जाती हैं b और g के लिए पहली इक्वेशन से। वहीं दूसरी इक्वेशन में तो देखो g ऑलरेडी b के टर्म्स में एक्सप्रेस ही है। क्या दिया हुआ है मुझे यहां पर? g इज इक्वल टू b प्लस 4। ठीक है, तो ये मेरा g हो जाएगा और ये b हो जाएगा। g की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूं, और एक काम करते हैं, थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो गया, बाद में कंफ्यूजन ना हो, यहाँ b ऊपर है तो इसको b ऊपर कर देता हूं और ये g हो जाएगा। तो अब अगर मैं यहाँ पर b 0 रखता हूं तो g की वैल्यू क्या आएगी? 4 आ जाएगी। और वहीं अगर मैं b की वैल्यू लेट्स से 1 रख देता हूं तो g की वैल्यू क्या आएगी? 1 प्लस 4 5 आ जाएगी। ठीक है, तो मुझे दोनों इक्वेशन से 2 सेट ऑफ वैल्यूज मिल जाती हैं b और g की। इनको अब हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं। तो ये हमारा xy कोऑर्डिनेट ग्राफ हो जाएगा। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स क्या है? b0 एंड g0। तो ये मेरा b एक्सिस मानूंगा मैं, दिस इज गोइंग टू बी माय b एक्सिस एंड दिस इज गोइंग टू बी g एक्सिस। तो b की वैल्यू जब 0 है तो g की वैल्यू है 10। तो b0 ये है तो g10 ये हो जाएगा। तो एक पॉइंट ये हो गया। और दूसरा b जब 10 है तो g 0 हो जाएगा। तो b की वैल्यू जब प्लस 10 है तो g की वैल्यू 0 ही है, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली अगर मैं लाइन बनाऊंगा, इस तरीके से ये लाइन बनेगी। ओके, नेक्स्ट क्या है? ये 2 पॉइंट्स हैं जो दूसरी इक्वेशन से आते हैं। b 0 है तो g 4 होगा। b 0 पर g 4 मतलब ये वाला पॉइंट आ जाएगा। और b 1 पे g 5 होगा, b1 पे g5 ये वाला पॉइंट आ जाएगा। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ये वाली लाइन बनेगी। और ये जो दोनों लाइंस है वो कहां इंटरसेक्ट कर रही हैं? यहां इंटरसेक्ट कर रही हैं। हमें पता है 2 इक्वेशंस का जो सोल्यूशन होता है, 2 वेरिएबल इक्वेशन जो होती हैं उनका जो सोल्यूशन होता है वो उनसे बनने वाली लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है।
तो इंटरसेक्शन पॉइंट कहां है, ये रहा। इस पॉइंट पर बी एक्सिस की रीडिंग क्या है, 3। इसका मतलब बी की वैल्यू कितना आएगी, 3 आएगी। और जी एक्सिस पे रीडिंग क्या है, 7, तो जी की वैल्यू क्या आएगी, 7 आ जाएगी। और ये हमारा सॉल्यूशन हो जाता है इस पर्टिकुलर पार्ट का। आप देखोगे तो B3G7 इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और B3G7 इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। यहां पर आप चाहो तो नोट कर सकते हो। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है, वी हैव 5 pencils and 7 pens, together they cost 50 rupees, whereas 7 pencils and 5 pens together cost 46 rupees. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट हमें निकालनी है, क्या होगी? तो जो हमें निकालना है उसको हम x और y मान लेते हैं। तो लेट द कॉस्ट ऑफ अ पेन बी x रुपीज एंड दैट ऑफ अ पेंसिल बी y रुपीज। एक पेन की कॉस्ट x और एक पेंसिल की कॉस्ट y रुपीज मान लेते हैं। ठीक है, और एक्चुअली यहां पर उल्टा हो गया, ये पेन की कॉस्ट होना चाहिए थी और ये पेंसिल की होना चाहिए थी। इसको आप करेक्ट कर लो प्लीज। ठीक है, तो एक पेंसिल की कॉस्ट x मान लेते हैं और एक पेन की कॉस्ट हम y मान लेते हैं। तो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितना होगी? देखो, एक पेंसिल की कॉस्ट x रुपीज है, तो 5 पेंसिल की कॉस्ट क्या होगी? 5 इंटू x रुपीज होगी। तो ये 5 पेंसिल की कॉस्ट हो गई। वहीं एक पेन की कॉस्ट y है, तो 7 पेन्स की कॉस्ट होगी 7 इंटू y। तो ये जो टोटल कॉस्ट है वो हो जाएगी 5x प्लस 7y, जो कि हमें दी हुई है कितना है, 50 रुपीज है। ठीक है, कूल। ये पहली इक्वेशन बन गई। अब दूसरी इक्वेशन क्या है? 7 पेंसिल्स और 5 पेन की कॉस्ट 46 दी है, तो 7 पेंसिल्स की कॉस्ट होगी 7x और 5 पेन की कॉस्ट होगी 5y। तो मेरे पास ये आएगा 7x प्लस 5y, जो टोटल कॉस्ट है वो हो जाएगी 46 रुपीज, जो कि दी हुई है। फाइन। अब इन दोनों इक्वेशंस को मुझे कैसे सॉल्व करना है? ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट्स बनाएंगे। 2 पॉइंट्स ऐसे लेंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हो, x और y की 2 सेट ऑफ वैल्यूज। तो एक काम करते हैं, लेट्स राइट y इन टर्म्स ऑफ x। तो ये जाएगा 50 माइनस 5x अपॉन 7 हो जाएगा। तो ये y की वैल्यू आ जाएगी। तो एक बार मैं x की वैल्यू एक काम करते हैं, x की वैल्यू 3 ले लेता हूं। लेट मी टेक x इक्वल्स टू 3। क्यों मैंने 3 लिया? मुझे ऊपर 7 का मल्टीपल बनाना था, तो 35, ऊपर 5 तो आएगा ही, 5 का मल्टीपल है। x 3 लूंगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, 50 माइनस 15 35, 35 बाय 7 इज 5। तो x 3 रखने पर y कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करें हम, x की वैल्यू कितना ले लें, 0 लेंगे, तो 50 बाय 7 उतना नहीं आएगा, 60। x की वैल्यू 3 के बाद 10 ले लेते हैं, एक काम करते हैं, 0 हो जाएगा ना, बेस्ट है। x की वैल्यू 10 ले लेते हैं, तो 50 माइनस 50 0 हो जाएगा, 0 अपॉन 7 इज 0। तो x 10 पे y की वैल्यू 0 आ गई। इंटीजर वैल्यूज आ रही हैं, तो मुझे प्लॉट करने में आसानी होगी, इसीलिए मैं इंटीजर वैल्यू ढूंढ रहा था। डेसिमल आने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है प्लॉट करने में, है ना। वहीं यहां पर आ जाओ, यहां पर आपको 2 सेट ऑफ वैल्यूज चाहिए। अब 2 सेट ऑफ वैल्यूज x और y की कैसे मिलेंगी? हम रख लेते हैं यहां पर y को लिखते हैं x के टर्म्स में, 46 माइनस 7y बाय कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब y की वैल्यू 0 रखूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, इंटीजर नहीं आएगा, 1 रखने पे इंटीजर नहीं आएगा, 2 पर 3 पर आ जाएगा। तो अगर मैं, सॉरी ये x होना चाहिए था ना, 7x, सॉरी 7x। x की वैल्यू अगर मैं 3 रखता हूं तो ये बन जाएगा 21, 46 माइनस 21 बन जाएगा 25, 25 अपॉन 5 ये आ जाएगा 5। ठीक है, अब तुम देखो 3,5 सोल्यूशन तो यहीं से मिल गया, बट फिर भी हम ग्राफिकली इसको प्लॉट कर ही लेंगे। नेक्स्ट सेट ऑफ वैल्यूज क्या आप लोगे? नेक्स्ट सेट ऑफ वैल्यूज आप ले सकते हो कितना, इसके बाद 7 माइनस में ले ले, x की वैल्यू -1 -2 -3 7 प्लस कर दोगे 7 40, हाँ x की वैल्यू -2 ले लेते हैं। x -2 लेंगे तो ये बन जाएगा +14, 46 प्लस 14 60, 60 बाय 5 हो जाएगा 12 हमारा। ठीक है, अब ये पॉइंट्स को हम प्लॉट करते हैं। तो पहले ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो इक्वेशन है, इसके पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। 3, 5
x3 पे y5 मतलब ये वाला पॉइंट आ गया, और x10 पे y0, x10 पे y0 ये पॉइंट आ गया। ऑब्वियसली ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है। तो ये जो लाइन बनेगी इस तरीके की लाइन बनेगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन के लिए, ठीक है। और ये जो सेकंड इक्वेशन है, मैंने अच्छा कलर्स डिफरेंट यूज कर लिया, कोई बात नहीं। सेकंड इक्वेशन जो है वहां से जो लाइन बनेगी उसके लिए ये दो पॉइंट्स प्लॉट करेंगे हम, x3 y5, तो x3 y5 यही पॉइंट आ जाएगा, और x -2 पे y12 आएगा। अच्छा, x -2 पे y आएगा 12, 11 और 12, ये पॉइंट आ गया। तो ये जो दूसरी लाइन बनेगी कुछ इस तरीके से बनेगी, -2 है ना, तो ये आएगा 60, 60/5, 12 हो जाएगा। तो एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओ -2 पे वो थोड़ा सा ग्राफ टिल्टेड होना चाहिए था। एक्चुअली ये ग्राफ यहाँ से पास होना चाहिए था, बट आप समझ रहे हो, अगर सही से बनाओगे तो ये जो दोनों ग्राफ्स हैं यहाँ पर मीट कर रहे हैं। किस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं? 3,5 पर। जहाँ ये मीट कर रहे हैं वहाँ पर x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू है 5। तो सोल्यूशन क्या हो गया यहाँ पर? x = 3। x क्या था? पेंसिल की कॉस्ट। तो पेंसिल की जो कॉस्ट है, एक पेंसिल की, वो है 3 रुपीज़, और एक पेन की कॉस्ट कितना आ जाएगी? 5 रुपीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। चलो, तो सेकेंड क्वेश्चन में मल्टीपल पार्ट्स हैं और हमसे पूछा है, हर पार्ट में आपको 2 इक्वेशंस दी हुई हैं और आपको ये बताना है कि ये जो 2 इक्वेशन से बनने वाली लाइंस हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, पैरेलल होंगी, या फिर कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। तो एक बार क्विकली कंसेप्ट रिवाइज कर लेते हैं। हमें पता है अगर 2 हमें इक्वेशंस दी जाएं, a1x + b1y + c1 is 0 एंड a2x + b2y + c2 is 0, तो यहां पर हमारे पास अलग अलग कंडीशन होती है फॉर इंटरसेक्टिंग, पैरेलल एंड कोइंसिडेंट लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए कंडीशन क्या होती है? अगर x के कोएफिशिएंट्स का रेशियो और y के कोएफिशिएंट्स का रेशियो बराबर नहीं है तो लाइंस विल ऑलवेज बी इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसमें c1/c2 का कोई रोल नहीं आता है। तो अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो यू कैन डायरेक्टली से दैट द लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग लाइंस। बट अगर a1 और a2 और b1 b2 का ये रेशियो बराबर होता है तब हमें चेक करना पड़ता है c1 c2 से। तो अगर ये दोनों रेशियो बराबर हैं बट ये दोनों रेशियो c1 c2 के बराबर नहीं है अगर, देन द 2 लाइंस आर पैरेलल लाइंस। c1 c2 क्या है? कांस्टेंट टर्म्स का रेशियो। और एक चीज का ध्यान रखना, या तो दोनों कांस्टेंट टर्म लेफ्ट में रखो या दोनों कांस्टेंट टर्म राइट में रखो, फर्क नहीं पड़ेगा। बट ऐसा नहीं होना चाहिए एक लेफ्ट में है एक राइट में है, तो वहां पर साइन का जो ना प्लस माइनस का अंतर आ जाएगा। तो या तो दोनों लेफ्ट साइड में या दोनों राइट साइड में रख सकते हैं। तो ये हो गई हमारी कंडीशन पैरेलल लाइंस के लिए। और कोइंसिडेंट लाइंस के लिए क्या कंडीशन हो जाएगी? ये तीनों ही रेशियोज इक्वल होते हैं। अगर तीनों रेशियोज इक्वल हो तो लाइंस हो जाती हैं कोइंसिडेंट लाइंस। ओके, चलो तो अब देखते हैं फर्स्ट पार्ट यहां पर। तो ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 a2 b1 b2 c1 c2, फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। हमें यह बताना है कि जो लाइंस है वो इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंटल होंगी, ठीक है। ये हमारा यहां पर समरी है जो हमने अभी कंसेप्ट डिस्कस किया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं a1/a2 की वैल्यू क्या है। वो हो जाएगी 5/7। तो a1/a2 इज 5/7। क्या होता है a1/a2? कोएफिशिएंट ऑफ x का रेशियो, ठीक है। फिर b1/b2 क्या होगा? -4/6। -4/6 को सिंप्लीफाई करोगे तो -2/3 आ जाएगा। अब आप देखो a1/a2 ये है और b1/b2 ये है। ये जो 2 रेशियोज हैं, क्या ये रेशियोज बराबर है? नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो वी कैन डायरेक्टली से दैट द 2 लाइंस आर इन इंटरसेक्टिंग लाइंस। a1 a2 b1 b2 बराबर नहीं है, हेंस द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। यहां पर c1/c2 का रेशियो चेक करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट हमारा। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। यहां पर आपको दिया है 9x + 3y + 12 is 0 एंड 18x + 6y + 24 is 0। a1/a2 कितना हो जाएगा? 9/18। 9/18 is 1/2। b1/b2 क्या होगा? 3/6। 3/6 हो जाएगा कितना? 1/2 अगेन, राइट। अब ये दोनों क्या है? बराबर हैं। 1/2 एंड 1/2 बराबर हैं,
तो अब हमें चेक करना पड़ेगा C1 अपॉन C2 भी। तो C1 अपॉन C2 क्या आएगा 12 अपॉन 24, 12 अपॉन 24 सिंप्लीफाई करोगे तो ये भी 1/2 आ जाएगा। तो यहां से क्या निकल के आ रहा है मेरे पास, ये तीनों रेशियोज बराबर हैं। तो जब तीनों रेशियोज बराबर हैं तो क्या कंडीशन बनती है, कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन बनती है। तो यहां से द टू गिवन लाइंस आर कोइंसिडेंट लाइंस। ओके, मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट। अगेन यहां पर ये दो इक्वेशंस दी हुई हैं। a1 अपॉन a2 क्या होगा 6 अपॉन 2, 6 अपॉन 2 इज इफेक्टिवली 3 या 3 अपॉन 1 कह सकते हो। ठीक, b1 अपॉन b2 होगा -3 अपॉन -1, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट होके 3 अपॉन 1 बचेगा। तो भाई ये जो रेशियो है और ये जो रेशियो है दोनों बराबर हैं। तो अब हमें C1 अपॉन C2 भी चेक करना पड़ेगा। C1 अपॉन C2 चेक करें 10 अपॉन 9। ठीक है, तो ये दो रेशियोज तो बराबर हैं बट ये दोनों 10 अपॉन 9 के बराबर नहीं है। तो यहां पर कंडीशन मेरे पास बनती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये कंडीशन मेरी किसके लिए बन रही है, ये कंडीशन बन रही है मेरी पैरेलल लाइंस के लिए। तो यहां पर जो दो गिवन इक्वेशंस हैं, दीज टू गिवन इक्वेशंस आर पैरेलल। ओके, तो चलो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो यहां क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बताना है, आपको 5 पार्ट्स हैं इसमें अलग अलग, हर पार्ट में 2 इक्वेशंस दी हुई हैं एंड हमें ये बताना है कि ये जो गिवन इक्वेशंस हैं वो कंसिस्टेंट हैं या नहीं है। तो अब कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई 2 इक्वेशंस कंसिस्टेंट हैं या फिर नहीं, उसका एक छोटा सा कंसेप्ट देख लेते हैं। तो यहां पर अगर 2 इक्वेशंस आपको दी हो या लाइंस दी हो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज 0, तो इसके 3 केस होते हैं। ये हमने देखे थे अभी पिछले क्वेश्चन में, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, देन द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। इफ बोथ दीज रेशियोज आर इक्वल बट दे आर नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तब हमारी जो लाइंस होती हैं वो कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। और अगर तीनों रेशियोज बराबर हो जाएं तो लाइंस कैसी होती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। तो ये तो हो गया इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट लाइंस के लिए। लेकिन यहां पर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का क्या फंडा है, कंसिस्टेंट मतलब कि कोई सोल्यूशन आएगा, इनकंसिस्टेंट मतलब इन 2 इक्वेशंस का कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। तो सोल्यूशन किस केस में नहीं आता है, हमें पता है पैरेलल लाइंस होती हैं तो कोई भी सोल्यूशन नहीं आता है, मतलब लाइंस एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। इंटरसेक्ट करने के लिए या तो ये केस बनता है या फिर लाइंस कोइंसिडेंट होती हैं। तो यहां पर कंडीशन इज इफ द लाइंस हैव टू बी कंसिस्टेंट दे शुड बी ईदर इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट लाइंस। अगर वो इनकंसिस्टेंट है तो वो पैरेलल लाइंस होंगी। ये कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को यूज करके हम इस क्वेश्चन के सारे पार्ट्स देखते हैं। तो चलो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको दिया हुआ है वही, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस आर ईदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो चलो रेशियोज देखते हैं। a1 अपॉन a2, अब a1 अपॉन a2 क्या है यहां पर 3 अपॉन 2 और b1 अपॉन b2 क्या है 2 अपॉन -3 जो कि है -2/3। अब देखो आपके पास कंडीशन क्या बन गई, ये वाली बन गई ना, C1 अपॉन C2 तक जाने की जरूरत ही नहीं है, ये कंडीशन बन गई है। तो लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। सिंस ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसी होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं कंसिस्टेंट। हेंस द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट फॉर दिस पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यहां पर आपको a1 अपॉन a2 क्या है 2/4, 2/4 क्या होता है 1/2। b1 अपॉन b2 होगा -3 अपॉन -6, जो सिंप्लीफाई करोगे तो 1/2 आ जाएगा। तो ये दोनों रेशियोज बराबर हैं, तो अब हमें c1 अपॉन c2 भी चेक करना पड़ेगा। तो c1 अपॉन c2 क्या आएगा, दोनों राइट साइड में है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा 8 अपॉन 9। तो यहां पर क्या कंडीशन बन रही है कि ये दोनों तो बराबर हैं बट ये दोनों c1 c2 के बराबर नहीं है। तो कंडीशन किसकी बन रही है, पैरेलल लाइंस की कंडीशन बन रही है। और पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट करती ही नहीं है, मतलब दे आर इनकंसिस्टेंट लाइंस। तो ये जो 2 इक्वेशंस हैं, ये दोनों इक्वेशंस कैसी होंगी, दे आर इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। अब यहां पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, सिंप्लीफिकेशन बस थोड़ा सा। तो a1 is 3/2 एंड a2 is 9, सो 3/2 अपॉन 9, ये 3 से ये 9 कैंसिल आउट होगा, 3 बचेगा, 2 नीचे मल्टीप्लाई होगा तो ये 1/6 आ जाएगा। b1 अपॉन b2 क्या होगा -5/3 अपॉन -10, तो माइनस माइनस कैंसिल्स आउट, 10 से 5 जाएगा 2 टाइम्स,
3 इंटू 2 6 बन जाएगा, ऊपर बचेगा 1। तो a1 अपॉन a2 भी 1/6 आ रहा है और b1 अपॉन b2 भी 1/6 आ रहा है, ये दोनों बराबर हैं। तो अब हम चेक करेंगे c1 अपॉन c2 के लिए। तो c1 अपॉन c2 कितना है 7/14, 7/14 दोनों राइट में है, चलेगा। 7/14 इज 1/2। तो कंडीशन क्या बन रही है हमारी यहां पर, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 विच इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो किसकी कंडीशन बन रही है हमारी, पैरेलल लाइंस की कंडीशन बन रही है। और पैरेलल लाइंस है तो ये दोनों इक्वेशंस कैसी होंगी, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन होगी। बोथ दीज इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट हियर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगले दो पार्ट्स और देखते हैं फटाफट। यहां पर हमारे पास a1 अपॉन a2 आएगा 5 अपॉन -10 दैट इज -1/2। b1 अपॉन b2 आएगा -3 अपॉन 6 दैट इज -1/2 अगेन। और c1 अपॉन c2 11 अपॉन -22 आएगा विच इज अगेन -1/2। तो भाई ये तीनों रेशियोज क्या हो गए, बराबर हो गए। और तीनों रेशियोज अगर बराबर हो गए तो कंडीशन बनती है किसकी, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की, यानी कोइंसिडेंट लाइंस की। एंड कोइंसिडेंट लाइंस कैसी होती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं कंसिस्टेंट। तो यहां पर हमारे पास द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट पार्ट देखते हैं यहां पर। तो यहां से हमें a1 है 4/3, a2 है 2। तो a1 अपॉन a2 आएगा 4/3 अपॉन 2, 4 से 2 कैंसिल आउट होकर 2 बचेगा, तो ये 2/3 आया। ठीक है, b1 अपॉन b2 क्या आएगा, -2 अपॉन 3, -2 अपॉन 3 माइनस। अब देखो ये -2/3 और ये 2/3 है, साइन का डिफरेंस आ गया तो वैल्यू सेम नहीं होंगी। वैल्यू सेम नहीं है तो हमारे पास कंडीशन बन रही है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस आर कंसिस्टेंट लाइंस। तो यहां पर हमारे पास आता है द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ओके, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलो, तो यहां फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास है अगेन मल्टीपल पार्ट्स हैं। यहां पर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट होने का कंसेप्ट हमने अभी जस्ट पहले क्वेश्चन नंबर 3 में देखा था, ये उसका स्नैपशॉट है। तो हम चेक करते हैं यहां पर a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन 2। सिमिलरली b1 अपॉन b2 की वैल्यू क्या आएगी, 1 अपॉन 2। ये दोनों बराबर हैं तो c1 अपॉन c2 भी चेक करते हैं। तो c1 अपॉन c2 क्या आएगा, 5 अपॉन 10, 5 अपॉन 10 इज ऑल्सो 1/2। तो कंडीशन बन रही है मेरी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की कंडीशन बन रही है तो यहां से मेरे पास इतना समझ में आता है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए द लाइंस आर कोइंसिडेंट लाइंस, दैट मींस कंसिस्टेंट। तो यहां पर जो इक्वेशन है ना, ये दोनों कंसिस्टेंट इक्वेशंस हैं। अब इसका सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली, बट सिंस इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे तो यहां पे तो इनफाइनाइट आंसर्स आएंगे, तो कोई स्पेसिफिकली ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालने का मतलब नहीं है। एनी नंबर और एनी सॉल्यूशन विच सैटिस्फाइज दिस इक्वेशन विल आल्सो सैटिस्फाई दिस इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहां पर x को y के टर्म्स में लिखो तो x आएगा 5 माइनस y। अब अगर आप चाहो तो x और y के मल्टीपल सॉल्यूशंस निकाल सकते हो। x 0 होगा और अदर y 0 होगा। अगर y 0 होगा तो x की वैल्यू आएगी 5 माइनस 0 यानी कि 5। और अगर y लेट से 2 होगा तो 5 माइनस 2 x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो ये जो सोल्यूशन है इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और ये सोल्यूशन भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो बहुत सारे हमारे सोल्यूशंस बनेंगे इन दोनों इक्वेशंस के। आप चाहो तो इसको ग्राफिकली प्लॉट भी कर सकते हो। ये जो इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, एक बार x 0 रखोगे तो y 5 आएगा और एक बार y 0 रखोगे तो x 5 आ जाएगा। वहीं इस इक्वेशन में एक बार x 1 रखोगे तो y 4 आएगा और x अगर y 1 रखोगे तो x आ जाएगा 4। तो ये पॉइंट्स अगर आप प्लॉट करोगे तो ये वाली जो लाइन है x प्लस वाई वो ये बन के आएगी x5 y0 एंड y5 x0। ठीक है, वहीं अगर आप इस लाइन को प्लॉट करोगे तो ये वाली जो लाइन है, ये देखो अब यहां पर ये आपको ब्लू कलर की लाइन दिख रही होगी ना, ओवरलैपिंग लाइन, वो भी लाइन ऐसी ही बनेगी। पॉइंट क्या है 1,4, x1 पे y4 और x4 पे y1। तो ये वही लाइन बन के आ रही है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे तो आप ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है, बहुत सारे पॉइंट सॉल्यूशन है। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट।
सेकेंड पार्ट पर आते हैं। यहां पर पहले तो हम ये चेक करते हैं कि वेदर द लाइंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या होगी यहां पर 1/3, b1 अपॉन b2 की वैल्यू क्या होगी -1/-3 विच इज इफेक्टिवली 1/3। तो ये दोनों बराबर आ गए। तो अब हम चेक करेंगे c1 अपॉन c2 को। c1 अपॉन c2 क्या हो जाएगा 8/16 विच इज 1/2। तो अब देखो यहां पर a1 अपॉन a2 जो है वो b1 अपॉन b2 के तो बराबर है, बट ये दोनों c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं आ रहे। तो अगर ये नहीं आ रहे तो कंडीशन क्या बन रही है, पैरेलल लाइंस की कंडीशन बन रही है। इसका मतलब ये लाइंस कैसी हैं, इनकंसिस्टेंट लाइंस हैं ये। These lines are inconsistent lines और हमें पता है inconsistent lines का solution नहीं होता है, इसीलिए हम इनको ग्राफिकली सॉल्व नहीं करेंगे। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, थर्ड पार्ट। यहां पर चेक करते हैं कंसिस्टेंट है या नहीं है लाइंस। a1 अपॉन a2 हो जाएगा 2/4 विच इज इफेक्टिवली 1/2। b1 अपॉन b2 कितना हो जाएगा 1/-2, 1/-2 यानी कि -1/2। अब अगर आप चेक करो यहां पर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 1/2 और -1/2 है, मतलब बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी, मतलब ये कंसिस्टेंट इक्वेशंस हैं। बिकॉज ये कंसिस्टेंट इक्वेशंस हैं तो इनको हम अब ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए पहले हम ये वाला पॉइंट लेते, ये वाली इक्वेशन लेते हैं। तो यहां पर इस इक्वेशन में x और y के 2 पॉइंट्स प्लॉट करने हैं हमें, या 2 पॉइंट्स फिगर आउट करने हैं। तो एक बार x 0 रख दो तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी, और एक बार y 0 रखोगे तो x की वैल्यू कितना आएगी 3 आ जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट आ रहे हैं पहली इक्वेशन से। वहीं दूसरी इक्वेशन जो है, यहां से x और y के लिए 2 सॉल्यूशंस निकालने हैं, x एंड y। अब एक बार आप x की वैल्यू 0 रख दो यहां पर, तो y की वैल्यू कितना आएगी -2 आ जाएगी। आप देखो यहां पर ये 0 रख दोगे -4 जाएगा +4, तो -2y इज +4, तो y की वैल्यू -2 आ जाएगी। और वहीं अगर y 0 रख दोगे, y 0 रखोगे तो -4 होगा, +4 उधर जाके 4 से डिवाइड होगा 1। तो ये 2 पॉइंट्स हमारे पास दोनों इक्वेशन से आ जाते हैं, ये वाले। ठीक, अब इनको प्लॉट करते हैं। बहुत ईजी है प्लॉट करना। x0 y6, x0 पे y6 मतलब ये वाला पॉइंट हो गया, और x3 पे y0, तो x3 पे y0 ये वाला पॉइंट हो गया। तो ये जो पहली इक्वेशन है 2x + y - 6, उसकी लाइन ये बनेगी। दूसरी इक्वेशन देख लेते हैं। जब x0 है तो y -2 है, x0 पे y -2 ये पॉइंट आ गया, और x1 पे y0 ये पॉइंट आ गया। तो इन 2 पॉइंट से गुजरने वाली लाइन इस तरीके से बनेगी। तो ये जो दोनों लाइंस हैं कहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यहां पर x कोऑर्डिनेट कितना है 2 है, और y कोऑर्डिनेट क्या है 2 है। तो x = 2 एंड y = 2। ये दोनों वैल्यूज आप यहां रखो या यहां रखो, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगी। 4 + 2 6, 6 - 6 0 बिल्कुल सही है। 4 × 2 इज 8, 8 - 4 इज 4, 4 - 4 0 बिल्कुल सही है। तो इन 2 इक्वेशंस का जो सोल्यूशन है, पहली बात तो ये कंसिस्टेंट इक्वेशंस हैं, और सोल्यूशन हमने ग्राफिकली सॉल्व किया तो क्या आया, x = 2 एंड y = 2 यहां पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, फोर्थ पार्ट। तो यहां पर हमें a1 अपॉन a2 निकालना है पहले, तो वो आ जाएगा 2 / 4, 2/4 इज 1/2, और b1 अपॉन b2 अगर मैं देखूं तो वो कितना आएगा -2 अपॉन -4 विच इज ऑल्सो 1/2, और c1 अपॉन c2 अगर मैं निकालूं तो वो आएगा -2 अपॉन -5। तो यहां पर क्या कंडीशन बन रही है हमारे पास, देखो a1 अपॉन a2 जो रेशियो है और b1 अपॉन b2 ये दोनों तो बराबर है 1/2 1/2, लेकिन ये दोनों c1/c2 के बराबर नहीं है। तो मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब ये लाइंस कैसी हैं, पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस हैं तो ये इनकंसिस्टेंट होंगी, मतलब ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इंटरसेक्ट नहीं करेंगी मतलब इनका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, तो इनको हम ग्राफिकली सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो यहां हमें दिया हुआ है half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meters more than its width
is 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है हमारे पास, ठीक है, इसकी कुछ तो लेंथ होगी, लेट्स से ये लेंथ होगी इसकी, और इसकी कुछ विड्थ होगी, लेट्स से विड्थ होगी W। रेक्टेंगुलर गार्डन की ये लेंथ है और ये विड्थ है। आपको ये दिया हुआ है कि हाफ द पेरीमीटर इज 36 मीटर, ठीक है। ये पार्ट तो खैर अलग चीज है, इस पार्ट को मैं अलग से देखूंगा, कॉमा के अंदर जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो मैं बाद में देखूंगा। पहले तो समझो क्या दिया है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर्स। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल दी साइड्स। तो भाई देखो ये भी L है और ये भी W है, यही रेक्टेंगल होता है ना, ऑपोजिट साइड्स की लेंथ बराबर होती है। तो पेरीमीटर हो जाएगा L प्लस L 2L प्लस W 2W, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास पेरीमीटर जो है वो होगा 2L प्लस 2W, ठीक है। अब हाफ दी पेरीमीटर की बात की हुई है तो इसका हम कर देंगे क्या, हाफ, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाफ दी पेरीमीटर इज इक्वल टू 36। तो भाई 2 कैंसिल आउट होगा यहां पर, तो हमारे पास L प्लस W की वैल्यू कितना आ जाएगी, 36 आ जाएगी। ये मेरी पहली इक्वेशन हो गई, L प्लस W इज 36, पहली इक्वेशन। लेंथ और विड्थ का जो सम है वो 36 है यहां पर, ठीक। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, सो हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज, किसकी बारे में बात करें, रेक्टेंगुलर गार्डन के बारे में, हुज लेंथ इज 4 मीटर्स मोर देन इट्स विड्थ। जो लेंथ है ना L इज मतलब इज इक्वल टू 4 मीटर्स मोर देन इट्स विड्थ। तो लेंथ इज इक्वल टू विड्थ प्लस 4। तो ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई है। यहां पर दो वेरिएबल हैं और हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। अब हमें क्या करना है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन, मतलब लेंथ और विड्थ की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल सा है। अब हम यहां पर आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है या फिर किस तरीके से सॉल्व करना है नहीं दिया, तो मैं सब्स्टिट्यूशन यहां पर यूज करता हूं। व्हाट आई कैन डू इज आई कैन सब्स्टिट्यूट L फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन इन द फर्स्ट इक्वेशन। सिंपल है। तो यहां पर L की जगह क्या लिख दूंगा मैं, W प्लस 4। तो W प्लस 4 प्लस ये W है इज इक्वल टू 36। ये 4 इधर जाएगा, 36 माइनस 4 32 बनेगा और W प्लस W 2W होगा। तो W की वैल्यू कितना आ गई, यहां से 16 आ गई। तो जो विड्थ है ना गार्डन की वो कितना है, 16, और यूनिट्स क्या होगी, मीटर्स, क्योंकि ये 4 जो है मीटर्स में दिया था और ये 36 भी मीटर्स में दिया हुआ है। तो विड्थ आ गई 16 मीटर्स। लेंथ कितना हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी 4 मोर देन द विड्थ। तो 16 प्लस 4 लेंथ हो जाएगी 20 मीटर्स, ठीक है। तो द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन आर 20 बाय 16, 20 मीटर्स बाय 16 मीटर्स का ये गार्डन है। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक इक्वेशन दी गई है और उस इक्वेशन से पैरेलल या कोइंसिडेंट या इंटरसेक्टिंग एक दूसरी लाइन हमें बनानी है, ये क्वेश्चन है। तो बिफोर वी लुक एट द क्वेश्चन, छोटा सा उसका कंसेप्ट देख लेते हैं कि कैसे बनाते हैं हम कोई भी गिवन लाइन के इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसे बना सकते हैं, या उसके पैरेलल लाइंस या फिर उसके कोइंसिडेंट लाइन कैसे बना सकते हैं। तो हमें पता होता है कि अगर कोई भी इक्वेशन आपको दी जाए ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और कोई दूसरी इक्वेशन दी जाए, तो यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं। या तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, उसके लिए ये कंडीशन होती है, पैरेलल लाइंस के लिए ये, और कोइंसिडेंट लाइंस के लिए ये कंडीशन होती है। वी हैव ऑलरेडी सीन दिस इन द फर्स्ट फ्यू क्वेश्चंस, बहुत हम एक्सटेंसिवली देख चुके हैं। तो यहाँ पर अब अगर मुझे इस गिवन इक्वेशन से इंटरसेक्टिंग लाइन बनानी है, तो मुझे ये मेक श्योर करना रहेगा कि x के कोएफिशिएंट का रेशियो और y के कोएफिशिएंट का रेशियो बराबर ना हो। तो आपको बहुत सिंपली क्या करना है, यही इक्वेशन एज इट इज उठाओ, बस या तो सिर्फ x का या फिर y का कोएफिशिएंट चेंज कर दो, दैट इज इट। तो आप क्या करो, टू मेक एन इक्वेशन विच इज इंटरसेक्टिंग विद दिस लाइन या विद दिस इक्वेशन, आप एज इट इज उठा लो, ax प्लस बी वाई प्लस सी उठा लो और x का कोएफिशिएंट चेंज कर दो। तो चेंज करने के लिए आप इसमें या तो 2 या 3 या 5 या कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, और मल्टीप्लाई नहीं करना तो जैसे यहाँ पर 2x था तो आप इसको 3x बना दो, ठीक है। x का चेंज कर लो या y का चेंज कर लो, किसी भी एक का चेंज करना, दोनों का मत कर देना। ऐसा मत कर देना दोनों में 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, वैसा मत करना। तो या तो x का या y का कोएफिशिएंट चेंज कर दो तो इंटरसेक्टिंग लाइंस मिल जाएंगी।
ठीक है। फिर पैरेलल लाइन कैसे मिलेगी? पैरेलल लाइन के लिए सिंपल सा है, कांस्टेंट टर्म चेंज कर दो। ये पूरी की पूरी इक्वेशन एज इट इज उठाओ और कांस्टेंट टर्म चेंज कर दो। पहले 5 था तो अब 6 कर दो, 7 था तो 9 कर दो, कुछ भी ऐसा कर दो तो क्या होगा, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी आपकी। x के कोएफिशिएंट का रेशो y के कोएफिशिएंट के रेशो के बराबर है, लेकिन वो कांस्टेंट टर्म के रेशो के बराबर नहीं आएगा, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। और पैरेलल कोइंसिडेंट लाइन बनानी है। कोइंसिडेंट लाइन बनाने का बहुत सिंपल सा तरीका है, गिवन इक्वेशन में 2, 3, 5 कुछ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दो, ओके, बस 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो मल्टीप्लाई कर रहे हो वो 1 नहीं होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, 2, 3, 4, 5 कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो सारे टर्म्स में। ये करोगे तो आपको जो इक्वेशन मिलेगी, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन कोइंसिडेंट होंगी। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या है था हमारा। यहां हमें दिया हुआ है गिवन द लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन है, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज ईदर इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट। ठीक है, तो पहले मैं लेता हूं इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, मुझे ये तो दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इससे इंटरसेक्टिंग लाइन कैसे बनेगी? इस पूरी के पूरी इक्वेशन को एज इट इज उठा लो, या तो x का या y का किसी एक का कोएफिशिएंट चेंज कर दो। तो मैं यहां पर इसको डबल कर देता हूं, x का कोएफिशिएंट 4x, बाकी पूरी इक्वेशन एज इट इज लिख देता हूं। ठीक है, क्यों किया मैंने? अब देखो ये करने से क्या हुआ, a1 अपॉन a2 है 1/2 और b1 अपॉन b2 है 1/1। ये दोनों बराबर नहीं है, मतलब ये कैसी हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई। ठीक है, ये पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या दिया हुआ है, लाइंस शुड बी कैसी, लाइंस शुड बी पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो मेरे पास 2x प्लस 3y माइनस 8 ये तो है ही। पैरेलल के लिए क्या करना है मुझे, पैरेलल के लिए सिंपली कांस्टेंट टर्म चेंज कर देना है। तो क्या करोगे आप, 2x प्लस 3y इसको प्लस 1 इक्वल टू 0 कर दो, एज सिंपल एज दैट। तो a1 अपॉन a2 1/1 हो गया, b1 अपॉन b2 भी 1/1 हो गया, ये दोनों बराबर हैं। लेकिन c1 अपॉन c2 क्या है, माइनस 8/1, ये बराबर नहीं है। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 विच इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये कंडीशन मेरी बनती है पैरेलल लाइंस के लिए, और ये हो गई हमारी दूसरे पार्ट में, ये इक्वेशन हो गई हमारी। और अब चलते हैं तीसरे पार्ट में। तीसरे पार्ट में मुझे क्या चाहिए, कोइंसिडेंट लाइंस चाहिए। तो 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। एक दूसरी लाइन बनानी है जो इससे कोइंसिडेंट हो। तो क्या करो आप, इन सारे टर्म्स को एक किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो 1 के अलावा। तो मैं डबल कर देता हूं सबको, तो 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब आप देखो यहां a1 अपॉन a2 1/2 है, b1 अपॉन b2 भी 1/2 है, c1 अपॉन c2 भी 1/2 है। तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो गया। ये कंडीशन हमारी बनती है किसके लिए, ये बनती है कोइंसिडेंट लाइंस के लिए। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन फॉर्म ईदर इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या करना है, सिंपली x का कोएफिशिएंट चेंज कर दो, चाहो तो y का भी कर सकते हो, मैंने x का किया यहां पर। पैरेलल लाइन के लिए क्या करना है, सिंपली कांस्टेंट टर्म चेंज कर देना है, पैरेलल लाइन मिल जाएगी। और वहीं अगर मुझे कोइंसिडेंट लाइंस बनानी है तो सारे टर्म्स जो हैं पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से भी कर सकते हो, 4 से भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 का। यहां हमें दिया हुआ है ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ दीज 2 इक्वेशंस, एक तो ये है और दूसरी ये है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन। तो पहले ये जो 2 इक्वेशंस दी हुई हैं, इन इक्वेशन से बनने वाली लाइंस हमें ड्रॉ करनी है, और फिर ये जो लाइंस हैं आपस में जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी और एक्स एक्सिस पे जहां इंटरसेक्ट करेंगी, इन 3 पॉइंट्स से बनने वाला ट्राइंगल को हमें शेड करना है। ठीक है, तो पहला ये वाला इक्वेशन शुरू करते हैं, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमें पता है लाइन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ऐसी 2 सेट ऑफ वैल्यूज चाहिए होती हैं x और y की जो इसको सेटिस्फाई करेंगी। तो उसके लिए एक बार मैं x0 रख दूंगा, एक बार y0 रख दूंगा। ठीक है, x0 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, माइनस वाई इज इक्वल टू -1, यानी y की वैल्यू 1 आएगी, और y0 रखेंगे तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है,
तो ये दो सेट ऑफ वैल्यूज आ गई, इससे मैं ये लाइन प्लॉट कर पाऊंगा। फिर दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसकी भी लाइन प्लॉट करने के लिए मुझे दो सेट ऑफ वैल्यूज चाहिए x और y की। एक बार x0 रखेंगे, एक बार y0 रखेंगे। x0 रखेंगे तो 2y इक्वल्स टू 12 आएगा, तो y की वैल्यू 6 आएगी, और y0 रखेंगे तो 3x इक्वल्स टू 12 आएगा, तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, तो ये दो सेट ऑफ वैल्यूज आ जाती है मेरे पास, 0 6 एंड ओके, ये 0 4 होना चाहिए था यहाँ पर, दिस शुड हैव बीन 0 4 एंड 0 माइनस x0 y माइनस 1 है क्या? नहीं, x0 पे y प्लस 1 है, सॉरी ये थोड़ा सा यहाँ पर गलती हो गई है, और y0 पे x माइनस 1 है। ठीक है, y0 पे x माइनस 1 ये आ गया। ठीक है, तो अब इन पॉइंट्स को हम प्लॉट करते हैं। पहले ये प्लॉट करते हैं, x0 पे y प्लस 1, x0 पे y प्लस 1 ये पॉइंट हो गया एक, तो फाइन, और y0 पे x माइनस 1, तो x माइनस 1 पे y0 ये वाला पॉइंट हो गया। तो जो पहली इक्वेशन है ना मेरी, उससे बनने वाली लाइन ये होगी, इन दो पॉइंट से गुजरती हुई। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो दूसरी इक्वेशन है, यहाँ पर एक पॉइंट है 0,6, तो x0 y6 ये वाला पॉइंट हो गया, और दूसरा है y0 पे x4, यानी x4 पे y0 ये वाला पॉइंट हो गया। तो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई लाइन होगी दूसरी वाली लाइन मेरी। ठीक है, अब ये जो लाइंस हैं ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं? एक इस पॉइंट पर, एक इस पॉइंट पर, और एक इस पॉइंट पर। ये वाला पॉइंट क्या दिख रहा है मुझे? 2,3। ठीक है, ये पॉइंट क्या है? यहाँ पर y तो 0 होगा, x की वैल्यू है -1, तो -1,0, और x एक्सिस से देखना था ना मुझे क्या देखना था? देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, हमें देखना है ट्राइंगल फाउंड बाय दीज लाइंस एंड दी एक्स एक्सिस। लाइंस और एक्स एक्सिस मिलके जो ट्राइंगल बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? ये लाइन है और ये एक्स एक्सिस है, तो ये वाला ट्राइंगल बन रहा है मेरा, राइट? तो ये ट्राइंगल देखना था। तो ये लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रही है -1,0 पे, और ये वाली लाइन कहाँ कट कर रही है? 4,0 पे। तो ये जो अब मेरे पास ट्राइंगल बन गया है, इसको हम शेड कर देंगे। दिस इज द ट्राइंगल फॉर्म। ठीक है, अब वो शेडिंग तो तुम अपने हिसाब से भी कर सकते हो, जैसे भी करना चाहो, यू कैन डू इट एज पर योर विश, बट दिस इज द ट्राइंगल दैट इज फॉर्म। ठीक है, तो सिंपल से क्वेश्चन था, यहाँ पर एक्चुअली कुछ सोल्यूशन वगैरह तो बताने नहीं था। दिस इज द क्वेश्चन, सोल्यूशन नहीं बताना था ना, बस शेड करना था ट्राइंगल को, एंड दैट्स इट। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म। अच्छा, कोऑर्डिनेट्स निकालने थे, तो कोऑर्डिनेट्स ट्राइंगल के क्या आते हैं? 2,3 आ रहा है, -1,0 आ रहा है, और 4,0 आ रहा है। ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस एक्सरसाइज। थैंक यू।